हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न अभ्यास 2 विज्ञान के हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको अभ्यास 1 करा दिया है। वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा अगर आपका कोई डाउट होगा। और हम आपको एक बात बता दें कि विज्ञान के कक्षा 6 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे हमने आपको करा दिया है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन विद आंसर नामक एक फाइल आपको मिलेगी। वहाँ पर आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। अब हम बुक रीडिंग के क्रम में आज हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजन के घटक। तो हम देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया गया था। अध्याय 1 में आपको यह सारी बातें बता दी गई थी कि कौन कौन सी चीज़ खाने योग्य होती है, भारत के किन किन क्षेत्र में क्या क्या खाया जाता है और क्या क्या खा सकते हैं, कौन शाकाहारी होता है, क्या मांसाहारी होता है। इन सब बातों को अध्याय 1 में बता दिया गया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, जो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पन, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्रियाकलाप। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन तो होता ही है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है, जिसमें दही, मट्ठा या अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार से कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिया गया है। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। अध्याय 1 में हमने आपको एक सारणी दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आप इसमें अपने हिसाब से व्यंजन भरिएगा कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से व्यंजन पाए जाते हैं। तो वही इसमें दिया। अगर आपने उन व्यंजन को भरा है तो उन व्यंजन को छांटिए, इस सूची में और अन्य व्यंजन को भी जोड़िए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? आप बताइए, क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? जी हाँ, हमारे शरीर को सही रूप से, सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के भोजन से हमें विभिन्न विभिन्न तत्व प्राप्त होते हैं। एक ही भोजन में, एक ही खाद्य सामग्री में हर तत्व मौजूद नहीं होता। किसी में प्रोटीन, किसी में कार्बोहाइड्रेट, किसी में वसा तथा किसी में विटामिन पाया जाता है। तो अगर हम एक ही चीज़ों को बार बार खाएंगे तो कोई ना कोई चीज़ की कमी हमारे शरीर में रह जाएगी, जिससे हमारा शरीर अत्यधिक कार्य नहीं कर पाएगा और हमें थकान का अनुभव होगा तथा हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमें विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? क्या हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्यतः पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। अगर पूछा जाए कि पोषक तत्व क्या है, तो पोषक तत्व जो हमें भोजन से प्राप्त होता है उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व के कौन कौन से घटक हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण या पोषक तत्व के घटक होते हैं। यह हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। यह तालिका दी हुई है जिसमें आपको दिखाया गया है कि पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी आदि भोजन खाया जाता है। आंध्र प्रदेश में जैसे चावल, अरहर की दाल,
कुंदरूल, मट्ठा, घी, अचार खाया जाता है। उसी तरह एक और राज्य को आपको यहाँ पर छाट कर भरना है कि वहाँ पर क्या क्या फेमस है। अन्न के रूप में क्या खाते हैं, दाल तथा मांस का व्यंजन क्या है, सब्जियाँ क्या खाते हैं और अन्य व्यंजन में वो किस चीज़ का उपयोग करते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? जो भी हमने आपको ऊपर बताया पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, क्या कभी सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं? जरा सोचिए कि क्या ये सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन से में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए इन परीक्षकों को करके प्रक्षेपण को सारणी 2.2 में लिखें। इन प्रक्षेपणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉप की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिखें। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। जैसे इसका परीक्षण कैसे करेंगे तो हम देखेंगे आयोडीन का तंतु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से अविष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका हम आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। कैसे, देखिए परीक्षण करने की विधि बताई गई है। परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, उसमें तंतु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो जाता है। यदि यह नीला या काला हो जाता है तो इसे मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे आपने एक छोटी सी बात आपको बता रहे हैं, आपने अपने घर में अपनी मम्मी को आलू काटते हुए देखा होगा। आलू को जब काटा जाता है, उसे काटने के बाद अगर थोड़ी देर तक खुली हवा में छोड़ दिया जाता है या उस पर नमक लग जाता है तो उसमें जो होता है काले रंग का धब्बा पड़ जाता है, आलू हमारी काली पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें मंड की उपस्थिति होती है। तो हम इससे पहचान कर लेंगे कि आलू में मंड होता है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड होता है किसमें नहीं होता है। एक तो हमने आपको बता दिया प्रोटीन के लिए परीक्षण, अभी आपको मंड के लिए परीक्षण बताया कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि मंड क्या होता है। अब हम जानेंगे कि प्रोटीन का परीक्षण कैसे कर सकते हैं। देखिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए, कोई भी खाने वाली चीज़ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए जिस खाद्य पदार्थ का आप परीक्षण करना चाहते हैं। यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। जो भी खाद्य पदार्थ आप ले रहे हैं उसका पहले चूर्ण बना लीजिए, उसे पीस लीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों के प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि काला और नीला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि मंड की उपस्थिति को कौन सा रंग दर्शाता है तो काला और नीला रंग। प्रोटीन की उपस्थिति को कौन सा रंग दर्शाता है तो बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा भी सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं है।
हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि मंड की उपस्थिति को कौन सा रंग दिखाता है, तो काला और नीला रंग। प्रोटीन की उपस्थिति को कौन सा रंग दिखाता है, तो बैंगनी रंग। वसा के परीक्षण में हम कैसे करेंगे, वसा है कि नहीं है। तो खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए, मतलब उसको पीस लीजिए। कागज फट ना जाए, हल्के से पीसिएगा। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इसमें धब्बे दिखाई दे रहे हैं, धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अब हमको से अगर कोई पूछे तो हम वसा की पहचान कैसे करते हैं, तो यदि हम किसी चीज़ को कागज़ पर रखते हैं और उस पर अच्छे से मिला देते हैं, अगर उस कागज़ पे तेल के धब्बे नुमा संरचना दिखाई देती है, हमें यह लगने लगता है कि उसमें तेल लग गया है कागज़ में, तो हमें पता चल जाएगा कि इस खाद्य पदार्थ में वसा मौजूद है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इस पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया है तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज का तेल का कोई धब्बा ना रहे तो पता चल जाता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यदि तेल का धब्बा पाया गया तो हम जान जाएंगे कि इसमें वसा उपस्थित है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं हो? हमने 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। कार्बोहाइड्रेट को ही मंड कहते हैं, जिसे स्टार्च कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का हमने परीक्षण किया, उसमें हमने पाया कि नीला और काला रंग होता है। प्रोटीन का परीक्षण किया, उसमें हमने पाया कि बैंगनी रंग उसकी पहचान होती है। हमने वसा का जब परीक्षण किया तो हमने पाया कि एक तेल के धब्बेनुमा संरचना प्राप्त होती है, तो हमें पता लग जाता है कि उसमें वसा है कि नहीं। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में ही उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? आप जरा सोचिए कि विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे पोषक तत्व में भी उपस्थित होते हैं, इनकी हमें आवश्यकता क्यों होती है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? हम जानेंगे कि जो ये पोषक तत्व हैं इनकी हमें आवश्यकता क्या होती है या हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वसा से हमें क्या मिलता है, तो वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविक क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा के समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। अगर पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से क्या प्राप्त होता है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों दे दिया गया कि दोनों में ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजक भी कहलाते हैं। भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजक के नाम से किसे जानते हैं, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत लिखे हैं, देख लीजिए किन किन खाने योग्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी, गेहूँ, चावल और बाजरा आदि खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वसा पाया जाता है, तो वसा किस में पाया जाता है? वसा 2 चीज़ों में पाया जाता है, या तो वह पादप स्रोत होंगे या तो वो जंतु स्रोत होंगे। तो पहले हम देखेंगे पादप स्रोत में वसा क्या है, जैसे सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, गिरी जिसे हम बादाम कहते हैं, मूंगफली, तिल आदि में वसा पाया जाता है। हमने आपको अभी बताया था वसा की पहचान। आप बादाम को लीजिए, कागज पर रखिए और उसको हल्के हाथों से हल्का हल्का रगड़िए, देखिए आपके कागज पर तेल की धब्बे पड़ जाएंगे। या फिर यही प्रक्रिया आप मूंगफली या तिल के साथ दोहरा सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें वसा की उपस्थिति होती है। अब ये तो हो गए पौधे से प्राप्त। अब कुछ वसा ऐसे होते हैं जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडे, घी, दूध, मक्खन, क्रीम आदि, यह हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं।
तो वसा हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं यह पता चल गया। कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होते हैं यह भी पता चल गया। अब हम देखेंगे प्रोटीन के कुछ स्रोत। तो अभी हमने आपको देखा था दूध में हमें यहाँ पर दिखाया गया था कि वसा भी प्राप्त हो रहा है और दूध से हमें प्रोटीन भी प्राप्त होता है। तो अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोई ऐसा पदार्थ है जिससे हमें कुछ एक के सिवा दूसरी भी पोषक तत्व मिलता है। तो हाँ, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनमें केवल एक ही पोषक तत्व नहीं, विभिन्न विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटीन किससे किससे पाया जाता है। तो प्रोटीन पनीर, मछली, मांस, दूध, अंडा आदि में प्रोटीन पाया जाता है। पौधों से प्रोटीन किसमें पाया जाता है। चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर। अगर पूछ लिया इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है तो सोयाबीन। अगर ऑप्शन में सोयाबीन दिया है तो सोयाबीन, अगर सोयाबीन नहीं दिया है तो दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब दिया विटामिन के स्रोत। विटामिन किसमें पाया जाता है। तो पहले देखेंगे विटामिन ए के स्रोत। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन के होता है, विटामिन ई होता है, कई प्रकार के विटामिन होते हैं। उनके अलग अलग स्रोत यहाँ पर दिखाया गया। आपसे पूछ लेगा कि विटामिन ए के 3 स्रोत बताइए। तो पपीता, गाजर और आम विटामिन ए के 3 स्रोत हैं। अगर पूछ लिया विटामिन बी के 3 स्रोत बताइए तो विटामिन बी के 3 स्रोत गेहूँ, चावल और यकृत। यकृत क्या है। यकृत सभी जीवधारियों में पाया जाता है जिसे आप लीवर कहते हैं, वही यकृत है। इसमें विटामिन बी पाया जाता है। तथा विटामिन सी किसमें पाया जाता है। विटामिन सी संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। विटामिन सी की एक खास बात यह है कि अगर हम इसको पकाते हैं भोजन में डालकर तो उसमें से विटामिन सी की मात्रा आसानी से नष्ट हो जाती है। तथा विटामिन डी किसमें पाया जाता है। मछली, अंडे, दूध, मक्खन तथा यकृत में भी विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। अब हम देखेंगे प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। अब ये भी होगा ना कि अगर हमें खाद्य पदार्थों से प्रोटीन, विटामिन, वसा प्राप्त हो रहा है तो इनकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, इनका यूज क्या है हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी में। तो हम देखेंगे प्रोटीन की आवश्यकता जो होती है वह शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होती है। क्या। प्रोटीन युक्त भोजन को पराया शारीरिक वर्धक भोजन कहते हैं, जिससे हमारे शरीर जो है वो वृद्धि करता है और हम स्वस्थ रहते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती है। विटामिन रोगों से हमारी रक्षा करने के लिए मदद करती है। अब विटामिन का क्या कार्य है। विटामिन जो है जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, अभी हमने आपको बताया A, B, C, D, E, K आदि विटामिन है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जैसे B6, B12। अभी ये आपके लेवल का नहीं है, आप बड़े होंगे तो आप पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो आप यह जान लीजिए कि एक विटामिन का समूह है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। अभी हमने आपको बताया कि प्रोटीन जो है वो हमें हमारे शरीर की वृद्धि में उपयोगी होता है तथा शरीर को स्वस्थ रखता है। विटामिन कई प्रकार के हैं तो इनका अलग अलग कार्य होगा, अलग अलग विटामिन की अलग अलग कार्य होगी। तो हमारे आँखों के लिए और हमारी त्वचा के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो विटामिन ए। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों को मजबूत करता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन सी हमें खट्टे पदार्थ जैसे नींबू हो गया, अभी हमने आपको ऊपर बताया था, उससे विटामिन सी प्राप्त होता है जो हमारे रोगों से लड़ने में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों को मजबूत रखता है क्योंकि विटामिन डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में दिया हुआ है, हमने आपको इसके बारे में बता दिया। कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों में, हमारे दांतों में पाया जाता है जो उसे मजबूत बनाने में मदद करता है, जो विटामिन डी से प्राप्त होता है। विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अब आयोडीन के कुछ स्रोत। अभी हमने आपको प्रोटीन बता दिया, विटामिन बता दिया। अब आयोडीन के कुछ स्रोत देखिए। आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है। तो आयोडीन पालक, अदरक, मछली आदि चीज़ों से प्राप्त होता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में
इसकी कमी हो जाती है। आजकल के लोग धूप में रहना नहीं चाहते हैं। इसमें यही बताने की कोशिश की गई कि हम लोग धूप में रहना नहीं चाहते हैं। हम लोग इतने आलसी हो गए हैं, इतने सुखवार हो गए हैं कि हम लोग को धूप में रहना अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। इसीलिए हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, हमारे हड्डियों में दर्द होता है, हमारी दांतें टूटने लगती हैं, दांत कमज़ोर हो जाता है, जिससे हमें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों में कुछ स्रोत चित्र में दर्शाया गया है। अब खनिज लवण क्या है? ये भी खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होता है और इसकी आवश्यकता भी हमारे शरीर को होती है, जैसे दूध, अंडा, ये इससे हमें खनिज लवण भी प्राप्त होता है, प्रोटीन भी प्राप्त होता है, विटामिन भी प्राप्त होता है। हम देखेंगे अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, हमने आपको ऊपर ही बता दिया। आपने भी सारणी 2.2 में प्रक्षेपों को लिखते समय इस बात को अवश्य ध्यान देना देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्व से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। एक पोषक तत्व में इसमें यह बताने की कोशिश की गई कि एक पोषक तत्व में अधिक पदार्थ होते हैं, अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक पदार्थ में एक या एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें वह पोषक तत्व संपूर्ण रूप से पाया जाता है, उसमें उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है और किसी चीज़ में चावल की तुलना में उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। जल की हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के प्रमुख स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। अब रुक्षांश क्या होता है? जो हम फल खाते हैं, दाल खाते हैं, आलू खाते हैं, साबुत फल यानी बिना कटा हुआ चीज़ें जो हम खाते हैं, उससे हमें रुक्षांश प्राप्त करता है। रुक्षांश से तो हमें पोषक तत्व प्रदान नहीं होता है, हमें पोषक तत्व की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन रुक्षांश का जो कार्य है, जो हम खाते पीते हैं, अगर वह उसका पाचन हमारा लीवर नहीं कर पाता है, तो वह जो बिना पचे हुए अपशिष्ट भोजन रहते हैं, उन्हें रुक्षांश हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। जल क्या है? जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जल हमें कम से कम प्रत्येक दिन में 6 से 7 लीटर जल जरूर पीना चाहिए, क्योंकि जल ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, जिससे हम जो खाते पीते हैं उसे हम पचा सकते हैं, या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। इसी मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर की जो गंदगी रहती है वह जल के द्वारा बाहर निकल जाती है, जिससे हमें बीमारियां नहीं होती हैं। अगर हम जल कम पिएंगे और यह गंदगी हमारे शरीर के अंदर रह जाएगी तो हमारे शरीर पर फफोले, दाने, फुंसी आदि होने लगेंगे। इसलिए हमें जल अवश्य पीना चाहिए। समानता हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। जैसे हम द्रव के रूप में क्या लेते हैं? चाय लेते हैं, दूध लेते हैं, जल यानी कि पानी पीते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी तो हम पानी का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, हम दाल पकाते हैं, चावल पकाते हैं या सब्जी पकाते हैं तो उसमें हम पानी का यूज़ करते हैं, तो उससे हमें पर्याप्त मात्रा में जल जो है वो मिल जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? क्या कुछ ऐसा होता है जिसमें पानी पाया जाता है? जैसे नींबू को हम काटते हैं तो हम देखते हैं, हाँ, हमारा हाथ गीला हो जाता है, टमाटर से हमारा हाथ गीला हो जाता है। तो क्या कोई ऐसी सब्जी होती है कि जिससे हाथ गीला नहीं होता है? आलू को हम काटते हैं तो हाथ गीला हो जाता है, लेकिन
कोई ऐसी सब्जी का नाम बताइए जिसको काटते समय हमारे हाथों में पानी ना लगता हो। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम इसमें जल डालते हैं। इसमें यह कहने की कोशिश किया गया कि जल जो है वो हम जिन जिन पदार्थों को खाते हैं उससे हमें जल की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन हमें थोड़ा और जल लेना चाहिए। हम जल पीते हैं, हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, हमें एक दिन में 6 से 7 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। अब हम देखते हैं संतुलित आहार क्या है। समानतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वह आहार तो होता है, पर संतुलित आहार क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए संतुलित आहार क्या है, तो संतुलित आहार वो आहार है जिससे हमें सभी चीज़ें पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल, रुक्षांश सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं, वह संतुलित आहार कहलाता है। हम जैसे चावल को ही खाकर पेट भर लें तो वह संतुलित आहार नहीं कहलाएगा, उसमें हमें सभी चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। हम केवल दाल को ही पीकर पेट भर लें, हम केवल दूध पीकर ही पूरा दिन बिता दें, तो यह संतुलित आहार नहीं कहलाता है। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें हमें सभी चीज़ें अच्छे रूप से प्राप्त हो जाती हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो कुछ भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वन भोजन। किण्वन भोजन क्या है? दक्षिण भारत में जैसे आपने देखा इडली, डोसा, इन सबको पहले रख दिया जाता है, सड़ जाता है, सड़ा के गला के बनता है, तो उससे किण्वन भोजन कहते हैं। आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। मतलब अल्प व्यय का मतलब कम खर्चे में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो जाएं। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? अभी हमने आपको ऊपर बताया विटामिन सी पकाते समय नष्ट हो जाते हैं। उससे पहले हम यह जानेंगे कि पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? तो हाँ, जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं और उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। वो उन्हें पत्तियों से, फूलों से, पौधों से, फलों से संतुलित भोजन मिल जाता है। अब हम देखेंगे, अभी हमने आपको बताया कि कुछ भोजन ऐसे होते हैं, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पकाते समय नष्ट हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया विटामिन सी। छिलका उतारकर यदि हम सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसके कुछ विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं। केवल भोजन को खाने में ही नहीं है कि हम सब्जी खा रहे हैं, उसको बनाने का एक तरीका होता है। उसको हम पहले धुल लेते हैं, तब हम उसको काटते हैं। अगर हम काटने के बाद उसको धुलते हैं, उसका छिलका उतारने के बाद उसको धुलते हैं, तो उसमें कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सब्जियों को पराया पहले धुल के फिर काटना चाहिए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन या खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। हमें कभी भी चावल को इतना चमका के नहीं धोना चाहिए कि उसकी जो सफ़ेदी है वो ख़त्म हो जाए, उसमें जो मिट्टी जैसा हल्का सा दिखता है वो ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो उसमें से विटामिन और खनिज लवण भी ख़त्म हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की भी हानि हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभप्रद प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। जैसे क्या एग्जाम्पल दें हम आपको? जैसे हमने दाल को बनाया
और दाल में जल ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो गया और हम उसके पानी को छान के अलग कर लिए और केवल दाल का ही यूज किए, तो उसमें कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं और खनिज लवण ऐसे होते हैं जो दाल के पानी के साथ अलग हो जाते हैं, वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? भुजों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता है? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण होता है, इसलिए हमें तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। हमें खाना चाहिए, हमारे शरीर को वसा की आवश्यकता होती है, पर किसी चीज़ को इतना नहीं खाना चाहिए कि वो मात्रा हमारे शरीर में बहुत अधिक बढ़ जाए। वसा से ही हमारे शरीर की मोटापा होता है। अगर हमसे यह पूछा जाए कि मोटापा किस खाद्य पदार्थ की किस पोषक तत्व की अधिकता के कारण होता है, तो वसा की अधिकता के कारण मोटापा होता है। अब हम देखेंगे अभावजन्य रोग क्या होता है, कि भोजन के अभाव से कौन कौन सा रोग होता है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष प्रकार पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कभी लंबी अवधि तक रहती है तो उसे अभाव से ग्रसित हो जाता है। हमने आपको बताया कि अगर भोजन लगातार कई दिनों तक ना मिले या एक ही भोजन आप लगातार खा रहे हैं और पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं, तो आप उस पोषक तत्व के अभाव से ग्रसित हो जाएंगे। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग क्या हैं? जब हम एक ही प्रकार के भोजन को बार बार खाते हैं, उससे हमारे शरीर को कुछ पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, जिससे हमारा शरीर अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण रह जाते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना अर्थात विकास ही ना होना, छोटे रह जाना, बौने रह जाना या चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना। आजकल आप देख रहे हैं एक आम बीमारी हो गई है बालों का सफ़ेद रहना, लंबाई का ना बढ़ना, बालों का सफ़ेद हो जाना, त्वचा से संबंधित बीमारियां, यह सब आम बीमारियां हो गई। क्यों? क्योंकि हर कोई खाना खाना नहीं चाह रहा। आजकल के बच्चे खाना खाना नहीं चाह रहे, उन्हें बर्गर, पिज्ज़ा, चिप्स, नमकीन, कुरकुरे यह सब बहुत पसंद है। इसीलिए यह बीमारियां हो रही हैं कि बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं, त्वचा पर अनेक प्रकार की बीमारियां हो जा रही हैं, विकास ही नहीं हो पा रहा है तथा पेचिश जैसी आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए आप लोग को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है, वह इतना दुर्बल हो जाता है कि चलने में भी असमर्थ हो जाता है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो जाती हैं। इसमें से कुछ सारणी 3.2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने यह सीखा कि हमें सभी भोजन को सामान्य रूप से करना चाहिए, किसी एक भोजन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बर्गर, कुरकुरे, पिज्ज़ा, समोसा, चिप्स, नमकीन इत्यादि आदि चीज़ों का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। इससे हमारा विकास रुक जाता है, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं तथा हमें मोटापा जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। यह देख रहे हैं, इसमें दिया है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से विकार होते हैं और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता नामक रोग होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा कि यह हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी या दृष्टिहीनता रोग होता है। इसका लक्षण जो है वह कमज़ोर दृष्टि होती है, अंधेरे कमरों में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना ही बंद हो जाता है।
विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी ही बेरी-बेरी रोग कहलाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। हम देखेंगे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियों और दंत क्षय। जैसे हमने आपको बताया कि हड्डियों में दर्द होता है, दांतें टूटने लगती हैं, तो वह किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है। लोहा की कमी से अरक्तता यानी नामक रोग हो जाता है। तो यह पूछ लिया जाता है विटामिन ए की कमी से, इसे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग तो रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेघा। लोहे की कमी से अरक्तता। हमारे साथ एक बार और पढ़िए, आप इसको 3-4 बार पढ़ लेंगे तो यह आपको याद हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, आप बताइए, अपने मन में दोहराइए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी-बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है। तीसरे नंबर पर आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक जो बीमारी है वह विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी हमें सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होता है। इसमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, इसकी जो लक्षण होते हैं, इसमें हमारी हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और अब एक जगह से दूसरी जगह पर मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है, दांतों का क्षरण होने लगता है। आयोडीन की कमी से घेघा नामक मतलब गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आयोडीन की कमी से होता है। लोहे की कमी से अरक्तता यानी कि कमजोरी नामक बीमारी होती है। स्कर्वी क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अत्यधिक समय लगना स्कर्वी कहलाता है, जो विटामिन सी की कमी से होता है। अब इसके कुछ टॉपिक दिए हैं। संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? तो अभी हमने आपको बताया ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं वह संतुलित आहार कहलाता है। बेरी-बेरी क्या है? विटामिन बी की कमी से होने वाला एक रोग है जिसे बेरी-बेरी कहा जाता है। इसमें दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा की कमी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से प्राप्त होता है, यह एक प्रकार का पोषक तत्व है। ऊर्जा क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। वसा क्या है? वसा की अधिक मात्रा होने पर, वसा एक प्रकार का पोषक तत्व है, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें मोटापा जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। खनिज क्या है? पोषक क्या है? प्रोटीन क्या है? रुक्षांश क्या है? स्कर्वी, मंड और विटामिन क्या है? यह सभी हमने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी आप इसके बारे में यदि जानना चाहते हैं तो एक वीडियो इसके पहले हमने आपको प्रश्न आधारित वीडियो अपलोड किया है, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। NTPC क्लास 6 साइंस में क्वेश्चन विद आंसर नामक टॉपिक में आप देखिएगा, वहाँ से आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। अब हम इसका पूरे चैप्टर का सारांश देख लेते हैं कि पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या। हमारे भोजन में के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। हमने आपको बताया कि हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वह पोषक तत्व क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होने चाहिए, जिसे रुक्षांश नाम दिया है, वह भी भोजन में आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग होता है, जिसे अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि वह रोग का क्या नाम है? अभावजन रोग। तो वह एक अथवा अन्य आहार की कमी से हो जाता है। यह पूरे चैप्टर में हमने यह पढ़ा पोषक तत्व क्या है, पोषक की आवश्यकता क्या होती है, कौन से पोषक तत्वों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है और उनसे हमारे शरीर को क्या लाभ होता है। अब इससे आधारित प्रश्नों को देखेंगे। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। तो मुख्य पोषक तत्व अभी हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण इत्यादि मुख्य पोषक तत्व हैं। निम्नलिखित में नाम बताइए। पोषक
जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि हमारे शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होता है। दूसरा दिया है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो हमने आपको बताया कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन तथा खनिज लवण आवश्यक हैं। आपको सारे प्रश्नों के जवाब आपके इसी किताब में मिल जाएंगे, एक बार आप उन्हें अच्छे से पढ़िएगा। तीसरा है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, कौन सी है? तो विटामिन सी। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो वह खनिज क्या है? कैल्शियम। अगर विटामिन पूछेगा तो विटामिन डी अस्थियों के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर खनिज पूछेगा तो खनिज में कैल्शियम लिखेंगे। दोनों में अंतर है, खनिज और विटामिन में अंतर होता है। अगर खनिज पूछेगा जो अस्थियों के लिए आवश्यक है तो कैल्शियम, अगर विटामिन पूछेगा तो विटामिन डी। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताइए जिसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व आप बताइएगा इनमें से कौन से हैं? वसा, अभी हमने आपको ऊपर बता दिया कि कौन कौन से खाद्य पदार्थों में क्या क्या पाया जाता है, उसमें आप देख लीजिएगा कि वसा किस में पाया जाता है, मंड किस में पाया जाता है, आहारी रेशे फल में पाया जाता है, प्रोटीन दूध में पाया जाता है, मंड वसा चावल में पाया जाता है, मंड आलू में पाया जाता है। इसी तरह एक एक और आप खोज लीजिएगा। अब हम देखते हैं सही और गलत। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो नहीं, केवल चावल खाने से ही हम पूरा नहीं कर सकते, या इनफैक्ट किसी भी एक वस्तु को खाने से हम अपने शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। संतुलित आहार खाकर अभावजन रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। यदि हम संतुलित आहार को अपने भोजन में उपयोग करते हैं तो अभावजन्य रोग नहीं होंगे, हमारी वृद्धि नहीं रुकेगी, हमारे बाल नहीं पकेंगे, हमें त्वचा संबंधित रोग नहीं होंगे। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों का होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने खाद्य पदार्थ में अनेक प्रकार के पदार्थों को मिलाना होगा। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? तो नहीं, केवल मांस में ही सारे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विटामिन डी के अभाव से होता है। तो हमने आपको ऊपर बता दिया कि कौन सी बीमारी के कारण कौन कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? एक सेकंड, विटामिन डी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन डी के अभाव से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स होता है। एक मिनट। और किसकी कमी से बेरी होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और विटामिन सी के अभाव से रतौंधी होता है। रतौंधी होता है। हमारे भोजन में अभाव से रतौंधी होता है, तो विटामिन सी के अभाव से रतौंधी होता है। एक मिनट। स्कर्वी होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी होता है। एक मिनट फिर से देखते हैं। विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स होता है। रिकेट्स कुछ गलत हो गया था। रिकेट्स किसकी कमी से बेरी? तो B1 की कमी से बेरी। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी होता है। स्कर्वी। और हमारे भोजन में किसके अभाव से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होता है। यहाँ तक कि आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।